गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 47 लेकर के मिल रहे हैं। हम लोग पिछला वीडियो में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में और कोणीय विक्षेपण के बारे में जाने। हमने पिछला वीडियो में देखा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और उसके बाद हमने बताया कि कोणीय विक्षेपण क्या है। हमने ये भी बताया था कि चूंकि विचलन कोण का मान विचलन कुछ स्टूडेंट पूछे सर विचलन केवल प्रिज्म में होता है, ऐसा नहीं। विचलन का मतलब होता है रास्ता से भटकना। तो रास्ता से तो प्रकाश किरण लेंस में भी भटकता है, दर्पण में भी भटकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं। विचलन का मतलब होता है भटकना, रास्ता से भटकना। तो पॉइंट है कि हम पिछला वीडियो में देखे थे कि विचलन कोण का जो मान है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। तो प्रकाश श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सभी रंगों के विचलन कोण का मान अलग अलग होने की वजह से सभी रंग अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। इसी को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस घटना के बाद दूसरी तरफ एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्ण पट हिंदी में कहते हैं। एक बहुत से बच्चों को कलर का कंफ्यूजन है, थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर दें। विजुआयर होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रंग माने अंग्रेजी में कलर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अंग्रेजी में कलर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हिंदी में बहुत से स्टूडेंट का कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन होना भी लाजमी है क्योंकि आपको अलग अलग बुक में अलग अलग हिंदी दिखाई देते हैं। तो उसमें जो हिंदी दिखाई देता है अलग अलग, वो भी सबका कंफ्यूजन नहीं है, मात्र इन दो कलर का कंफ्यूजन है। आई से होता है इंडिगो और बी से होता है ब्लू। यदि जेन्युइन नियम की बात करें तो इंडिगो मतलब होता है नीला, इंडिगो मतलब नीला और ब्लू मतलब भी नीला। एकदम जेन्युइन बात करें हम लोग, ब्लू मतलब नीला, सबको कहता है ब्लू शर्ट ब्लू है मतलब नीला है। और इंडिगो मतलब भी नीला होता है। इंडिगो आप जो नील हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको इंडिगो ही कहते हैं। तो इंडिगो मतलब नीला, ब्लू मतलब भी नीला। और मेन कंफ्यूजन यहीं पर है। और कहीं कहीं इंडिगो को जामुनी लिखता है, जामुनी कलर, और ब्लू को लिखता है आसमानी। और कहीं कहीं इंडिगो को नीला लिखता है, ब्लू को आसमानी लिखता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंग्रेजी जानिए कि इंडिगो और ये ब्लू है। अब कहीं पर बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, जब जामुनी लिखेगा तो बैजानी पिनाला लिखता है। अब यहां पर देखिए कि आसमानी को नीला लिख दिया, इसको जामुनी लिख दिया। तो इस तरह से कंफ्यूजन हिंदी में रहेगा तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये मात्र दो वर्ड का है, जेन्युइन में दोनों ही नीला होता है। अब जामुनी मतलब भी नीला होता है, आसमानी मतलब भी नीला ही होता है। ये थोड़ा थोड़ा का कंफ्यूजन है। तो अंग्रेजी से याद रखिए कि इंडिगो और ये ब्लू है। ऐसे हम लोग जो इस्तेमाल ज्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं वही है बैनिया पिनाला जिसके बात कर रहे थे। तो इसको नीला और इसको आसमानी, ज्यादा बुक में यही चलता है, इसीलिए हमने ये आपको लिखा। क्योंकि आकाश का रंग नीला होता है इसीलिए आसमानी हम लोग जो है, आसमान आकाश का रंग नीला होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडिगो मतलब गहरा नीला होता है, जामुन का जो कलर होता है बिल्कुल नीला, तो इंडिगो मतलब गहरा नीला और ब्लू मतलब हल्का नीला। तो खैर यही दो वर्ड का कंफ्यूजन है, इसमें परेशान नहीं होइए। इंडिगो मतलब ब्लू, इंडिगो आई से और बी से ब्लू। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंग 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। जो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके बाद हमने कोणीय विक्षेपण की बात की। चूंकि सभी रंगों का विचलन कोण अलग अलग होते हैं तो कोई भी दो रंग उठा लीजिए, कोई भी दो रंग ले लीजिए और उन दोनों रंगों के विचलन कोण का जो अंतर है, कोई भी दो रंग ले लीजिए, उन दोनों रंगों के विचलन कोण का जो अंतर है वही हमारा कोणीय विक्षेपण है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। ये किरण प्रकाशिकी का लास्ट वीडियो होगा। बहुत से बच्चे परेशान कर दिए कि ये वीडियो कितना लंबा है, कितना लंबा है। इसी वजह से, क्योंकि अभी ये वीडियो मान चलिए कम से कम इसमें 10 वीडियो और आ सकते थे किरण प्रकाशिकी में, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रोकेंगे यहाँ पर। तो किरण प्रकाशिकी का लास्ट वीडियो होगा
इसके बाद तरंग प्रकाशिकी है, तो तरंग प्रकाशिकी हम जो है आप लोगों को क्लास में पढ़ाएंगे, चाहे क्लास जब भी खुले तरंग प्रकाशिकी हम क्लास में स्टार्ट करेंगे। और अगले वीडियो में जो है हम नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ मिलेंगे। तो अभी हम ध्यान दीजिएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात कर रहे हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग जाने कि प्रिज्म से गुजरने के बाद, प्रिज्म से गुजरने के बाद कोणीय विक्षेपण, प्रिज्म से गुजरने के बाद कोणीय विक्षेपण और मध्यमान किरण के विचलन कोण का जो अनुपात है वही हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। प्रिज्म से गुजरने के बाद कोणीय विक्षेपण, प्रिज्म से गुजरने के बाद कोणीय विक्षेपण और मध्यमान किरण का विचलन, मध्यमान किरण। अब यहां पर थोड़ा सा आपको बता दें, मध्यमान किरण पीला किरण को कहते हैं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लिखा हुआ नहीं रहेगा। अब मध्यमान किरण लिखा हुआ तो समझ लीजिए कि पीला किरण ही है। तो कोणीय विक्षेपण और मध्यमान किरण के विचलन कोण, मध्यमान किरण के विचलन कोण का जो अनुपात है वही हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, तो कोणीय विक्षेपण और मध्यमान किरण के विचलन कोण का जो अनुपात है वही हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता है। कोणीय विक्षेपण और मध्यमान किरण के विचलन कोण का जो अनुपात है वो हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता है। कोणीय विक्षेपण और मध्यमान किरण के विचलन कोण का जो अनुपात है वही हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, तो कोणीय विक्षेपण और मध्यमान किरण के विचलन कोण का जो अनुपात है वो वर्ण विक्षेपण क्षमता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से सूचित करते हैं, कोणीय विक्षेपण को थीटा से सूचित करते हैं और मध्यमान किरण के विचलन कोण को डेल से सूचित करेंगे। ओमेगा बराबर थीटा का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, डेल भी माइनस डेल आर बटा में डेल। बहुत से बच्चे वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं और उल्टा सीधा सवाल कर देते हैं। अब यहाँ पर भी हम एक बात बता रहे हैं, डेल भी माइनस डेल आर, तो जरूरी नहीं है कि डेल भी माइनस डेल आर ही होगा। हम पहले भी बोल चुके हैं कि किन्हीं भी दो रंगों के विचलन कोण का अंतर कोणीय विक्षेपण होता है। किन्हीं दो रंगों के विचलन कोण का जो अंतर है वो कोणीय विक्षेपण होता है। लेकिन वर्ण विक्षेपण क्षमता में हम दो ही कलर, बैगनी और लाल की ही बात करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता में दो ही कलर की बात करते हैं, लेकिन कोणीय विक्षेपण में कोई भी दो कलर हो सकता है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता थीटा बाई डेल, थीटा का डेल भी माइनस डेल आर बटा में डेल। एक सूत्र तो आपका यहां भी हो गया। इसके बाद आपको ध्यान होगा, डेल भी माइनस डेल आर का सूत्र पढ़ाए हैं, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, और डेल का सूत्र हो जाएगा ए इंटू म्यू माइनस वन। ए से ए कट गया और ओमेगा का सूत्र हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस वन। ये है हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, तो किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद दो रंगों के कोणीय विक्षेपण और माध्यमान किरण के विचलन कोण का अनुपात हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से सूचित करते हैं, ओमेगा बराबर थीटा बाई डेल, तो ओमेगा इक्वल टू डेल भी माइनस डेल आर बटा में डेल, तो ओमेगा इक्वल टू डेल भी माइनस डेल आर का सूत्र ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, डेल का सूत्र ए इंटू म्यू माइनस वन, ए और ए कट गया, सूत्र हमारा इतना हो गया। ये है हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता। ऐसे ही कोणीय विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक रह गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर्ड होना,
प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कह रहे कि जब सूर्य की प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब सूर्य की प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा, वर्षा की बूंदें, बहुत से टर्म हैं। जब वायुमंडल में सूर्य की प्रकाश प्रवेश करती है, जब वायुमंडल में सूर्य की प्रकाश प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा, वर्षा की बूंदें आदि से टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है, विभिन्न दिशाओं में विचलित हो जाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन की हम बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन, जब सूर्य की प्रकाश किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा, वर्षा की बूंदें आदि से टकराकर विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है, विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। रैले एक साइंटिस्ट का नाम है। रैले के अनुसार प्रकीर्णित ऊर्जा का मान, प्रकीर्णित ऊर्जा मतलब टकरा कर लौटने की ऊर्जा, टकरा कर लौटने की ऊर्जा यानी प्रकीर्णित ऊर्जा। रैले के अनुसार प्रकीर्णित ऊर्जा का मान, किसी भी प्रकाश किरण के, किसी भी विकिरण के प्रकीर्णित ऊर्जा का मान यानी टकरा कर लौटने की ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रकीर्णित ऊर्जा का जो मान है, प्रकीर्णित ऊर्जा का जो मान है वो तरंगदैर्घ्य के, प्रकीर्णित ऊर्जा का जो मान है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चतुर्थ घात यानी पावर में 4। प्रकीर्णित ऊर्जा का जो मान है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णित ऊर्जा का मान तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ई समानुपाती 1/λ के पावर 4। जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, और जिसका लैम्डा जो है वो कम होगा उसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। तो आप जानते होंगे विबज्वायर में लैम्डा बढ़ता है, यानी सबसे ज़्यादा लैम्डा होता है लाल का, सबसे अधिक लैम्डा होता है लाल का, और सबसे कम लैम्डा होता है वायलेट का। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसकी प्रकीर्णित ऊर्जा कम होगी, यानी सबसे कम प्रकीर्णित ऊर्जा होता है लाल का और सबसे अधिक प्रकीर्णित ऊर्जा होता है बैंगनी का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो गया, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि लाल रंग की प्रकीर्णित ऊर्जा का मान सबसे कम होता है और बैंगनी रंग की प्रकीर्णित ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। यानी लाल रंग सबसे अधिक दूरी तय करता है, लाल रंग जो है टकरा कर बहुत कम लौटता है और बैंगनी रंग टकरा करके बहुत अधिक लौटता है। थोड़ा सा प्रकीर्णित ऊर्जा को आप कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, जैसे कोई निम्न स्तर के व्यक्ति को, कोई गरीब व्यक्ति या कहे कि गरीब नीचे के पोस्ट पर कोई व्यक्ति है और उसका निमंत्रण हो गया किसी बड़े घर में, कोई निमंत्रण दे दिया विधायक घर में, सांसद घर में, या कोई बहुत बड़े व्यक्ति के यहाँ उसको निमंत्रण मिल गया है, उसके ओहदे से, उसके, हम लोग भोजपुरी भाषा बोले, अपनी भाषा में तो औकात है, तो उसके लेवल से बहुत हाई लेवल में उसको निमंत्रण मिल गया। तो अब यदि वो व्यक्ति जाएगा उस बड़े हाई सोसाइटी वाले फंक्शन में, तो यकीन मानिए उसको कोई पूछेगा भी नहीं बैठने के लिए, उठने के लिए, खाने के लिए, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हर काम करे, खाना खा करके ही आएगा या जो भी फंक्शन हो करके ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टकरा कर लौटने की ऊर्जा कम है। लेकिन इसी का उल्टा समझिए, यदि कोई हाई लेवल के व्यक्ति को, ऊंचे स्तर के व्यक्ति को निमंत्रण मिला है किसी छोटे स्तर के व्यक्ति के यहाँ, तो जो हाई लेवल का व्यक्ति है वो जो छोटे स्तर के यहाँ व्यक्ति के यहाँ जाएगा, तो चूंकि उसकी टकरा कर लौटने की ऊर्जा ज़्यादा है, प्रकीर्णित ऊर्जा का मान उसकी ज़्यादा है, तो हर स्थिति में लौटने की बात करेगा, हर स्थिति में ही लौटने की बात करेगा। खाना खाने थोड़ा सा पूछने में देर कर दीजिए, बैठने में पूछने में देर कर दीजिए, किसी भी तरह की बात करिएगा वो लौटने की बात करेगा, बार बार लौटने की बात करेगा, क्योंकि उसमें प्रकीर्णित ऊर्जा का मान, टकरा कर लौटने की ऊर्जा का मान ज़्यादा है, अधिक होता है। इसको आप एक दो और यहाँ पर समझिए। यदि मान लीजिए
ये ग्रिल है और ग्रिल के बीच में गैपिंग है। तो यदि किसी गेंद को आप धीरे फेंकिएगा, जब आप धीरे थ्रो करेंगे गेंद को, तो धीरे थ्रो कीजिएगा तो ग्रिल में थोड़ा टच भी कर जाएगा ना, तो भी वो गेंद इस ग्रिल के गैपिंग में होकर के पार हो जाएगा। टच भी करेगा तो भी, हल्का सा टच भी किया तो थोड़ा घूम करके पार हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे तेज़ी में फेंकें, बॉल को बहुत ज़ोर से फेंकें, तो अधिक तेज़ी में फेंकिएगा तो थोड़ा सा भी यदि ग्रिल में टच किया, थोड़ा सा भी ग्रिल में टच करेगा तो लौट के आ जाएगा। क्योंकि जब आप तेज़ी में फेंकते हो तो इसका मतलब होता है कि उसमें प्रकीर्णित ऊर्जा का मान, टकरा कर लौटने की ऊर्जा का मान बहुत अधिक है, इसीलिए वो लौट के आ जाता है। लेकिन धीरे फेंकिएगा तो लौट के नहीं आएगा, वो आगे ही जाएगा, ज़्यादा दूरी तय करेगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान कम है वो अधिक दूरी तय करेगा। इस पॉइंट को सब समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अधिक दूरी तय करेगा। फिर से एक बार, जिसका लैम्डा अधिक है उसकी प्रकीर्णित ऊर्जा कम होगी, और जिसकी प्रकीर्णित ऊर्जा कम है वो अधिक दूरी तय करेगा। और जिसका लैम्डा कम है उसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान अधिक होगा। और प्रकीर्णित ऊर्जा का मान अधिक है तो जो है आगे नहीं जाएगा, वो टकरा कर लौटेगा, यानी वो कम दूरी तय करेगा। ये कम दूरी तय करेगा, यानी लाल रंग अधिक दूरी तय करता है और बैगनी रंग कम दूरी तय करता है। यही हमारा पॉइंट से समझिएगा। फिर से एक बार प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा, वर्षा की बूंदें आदि से टकराकर विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। रैले के अनुसार प्रकीर्णित ऊर्जा का मान तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रैले के अनुसार प्रकीर्णित ऊर्जा का मान तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई समानुपाती 1/λ⁴। जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान कम होगा, और जिसका लैम्डा कम है उसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान अधिक होगा। तो लाल रंग के लैम्डा सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान कम होगा, और बैगनी रंग की लैम्डा सबसे कम है, इससे इसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान अधिक होगा। जिसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान कम है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान अधिक है वो कम दूरी तय करेगा। ये रहे हमारे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का विवर्तन। बहादुर, इन चारों पॉइंट को समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो किसी सतह से टकराकर प्रकाश की मुड़ने की घटना प्रकाश का परावर्तन है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है, ये अपवर्तन है। और वायुमंडल में उपस्थित धूल, कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा, वर्षा के बूंदे आदि से टकराकर अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन है। और किसी रास्ते में उपस्थित छिद्र या बाधा से टकराकर मुड़ जाने की घटना प्रकाश का विवर्तन है। ये तीन चीज़ तो हम पढ़ा चुके हैं, ये चौथा अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं। तो बहादुर थोड़ा समझिएगा, सब में प्रकाश किरण अपने पथ से मुड़ती है। इन चारों में, इन सब में प्रकाश किरण अपने पथ से मुड़ती है। तो ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी सतह से टकराकर प्रकाश के अपने पथ से मुड़ने की घटना, किसी सतह से टकराकर प्रकाश के अपने पथ से मुड़ने की घटना प्रकाश का परावर्तन है। किसी सतह से टकराकर प्रकाश के अपने पथ से मुड़ने की घटना प्रकाश का परावर्तन है। माध्यम में परिवर्तन के साथ, माध्यम में परिवर्तन के साथ प्रकाश का अपने पथ से मुड़ जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन है। और माध्यम में उपस्थित धूल, कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा, वर्षा की बूंदें आदि से टकराकर विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन है। और माध्यम, रास्ते में उपस्थित छिद्र या बाधा से टकराकर अपने पथ से विचलित होने की घटना, मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन है। थोड़ा सा हम समझा दें कि इन तीनों में प्रकाश बहुत ज़्यादा मुड़ता है, इन तीनों में प्रकाश बहुत अधिक मुड़ता है। लेकिन इसमें प्रकाश किरण जो है 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में बात करें हम लोग तो 60 मिनट होता है।
और 60 मिनट बात करते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो प्रकाश के विवर्तन में प्रकाश किरण कह सके तो सेकंड में मुड़ता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड ऐसे मुड़ता है। मिनट सेकंड से बड़ा 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, और 60 मिनट मतलब 1 डिग्री। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट और 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री। इस चीज़ को जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात समझने की कोशिश करें कि ये प्रकाश का विवर्तन सेकंड में होता है, बहुत कम मुड़ता है। तो प्रकाश का परावर्तन किसी सतह से टकराकर प्रकाश का अपने पथ से मुड़ना, माध्यम में परिवर्तन के साथ प्रकाश का अपने पथ से मुड़ना, और माध्यम में उपस्थित धूल कण जलवाष्प ओस कुहासा वर्षा की बूंदें आदि से टकराकर विचलित होना, और रास्ते में उपस्थित छिद्र या बाधा से टकराकर प्रकाश का अपने पथ से मुड़ना, यह हमारा विवर्तन है। तो चारों में ही प्रकाश किरणें मुड़ती हैं, लेकिन चारों में मुड़ने का घटना कुछ अलग अलग है, चारों में मुड़ने की रीजन जो है वो अलग अलग है। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड उदाहरण के बारे में। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण के बारे में बात करें तो आकाश का रंग नीला होना, आकाश का रंग नीला होना, उगते एवं डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना, उगते एवं डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना। तीसरा है बादल का रंग सफ़ेद होना, बादल का रंग सफ़ेद होना। और चौथा है खतरे का सिग्नल लाल होना, खतरे का सिग्नल लाल होना। अब इसको एक तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इन चारों प्रश्नों को, चारों उदाहरण को एक तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, उगते हुए एवं डूबते हुए सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है, और खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, उगते हुए डूबते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बादल का रंग सफ़ेद होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और खतरे का सिग्नल लाल होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ठीक है, लेकिन यदि 2 नंबर में पूछ दिया एग्जाम में, पिछला 3 सालों में आकाश का रंग नीला होना ये 2 बार एग्जाम में पूछ दिया है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है या आकाश का रंग नीला होता है क्यों, एग्जाम में 2 बार पूछ दिया है। तो हम लोग जो है बारी बारी से इन चारों के समझते हैं कि क्या कारण है, कैसे नहीं है। तो थोड़ा समझिएगा आकाश का रंग नीला क्यों होता है, थोड़ा समझिए। जैसे ये सूर्य है और सूर्य से 7 रंग निकला, सूर्य से 7 रंग निकला, VIBGYOR। जब ये वायुमंडल में पहुंचा तो वायुमंडल में धूल कण जलवाष्प ओस कुहासा वर्षा की बूंदें आदि से टकराकर लौटने लगा। तो लौटने लगा तो लाल रंग यहीं पर लौट के रह गया, पीला रंग, ऑरेंज रंग यहाँ पर, पीला थोड़ा यहाँ पर, ग्रीन थोड़ा यहाँ पर, ब्लू थोड़ा यहाँ पर, इस तरह से करके तो आकाश में केवल नीला रंग पहुँचा, बाकी नहीं पहुँच पाए, बाकी इधर ही रह गए, और आकाश में केवल नीला रंग पहुँचा, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फिर से एक बार समझिए, सूर्य से 7 रंग निकला, सूर्य से 7 रंग निकला, लेकिन वायुमंडल में उपस्थित धूल कण जलवाष्प ओस कुहासा वर्षा की बूंदें आदि से टकराकर लौटने लगा। तो लौटने लगा तो सब लौटा, लेकिन कोई सब के सब आकाश तक नहीं पहुंच पाया, कोई लौट के इधर ही रह गया। जैसे लाल लौटा लेकिन यहीं रह गया, ऑरेंज लौटा लेकिन यहाँ रह गया, तो सब के सब नहीं पहुंच पाए, सब इधर ही दम तोड़ दिए, लेकिन नीला रंग आकाश में पहुंच पाता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब एक सवाल यहाँ पर पूछ सकता है, चर्चा होती है, स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर नीला से भी ज़्यादा, नीला का मतलब यहाँ दोनों से है, नीला से भी ज़्यादा बैगनी लौटता है, क्योंकि इसकी लौटने की पावर सबसे ज़्यादा है। सबसे लौटने की पावर कम है लाल का, और सबसे अधिक पावर है लौटने का बैगनी का। तो नीला से भी ज़्यादा बैगनी लौटता है,
तो आकाश का रंग बैगनी क्यों नहीं होता, नीला क्यों होता है? नीला से भी अधिक बैगनी लौटता है, लेकिन आकाश का रंग बैगनी क्यों नहीं होता, नीला क्यों होता है? तो इसका भी जवाब आप समझ लीजिए एग्जाम्पल से कि दो लड़का है, एक ए है एक बी है। ए का जो इनकम है महीने का 10 लाख है और बी का इनकम है महीने का 2000। दुर्गा पूजा में कुछ चंदा लेने गया लोग, तो ए जो है अपने इनकम का 10% चंदा दिया और बी जो है अपने इनकम का 100% चंदा दिया। यहाँ पर देखिएगा तो इसका मतलब हुआ कि बी ज़्यादा मैंने चंदा दिया हुआ है, बी 100% अपना दे दिया और ए जो है 10% दिया। ये अभी हम बात करें तो बी 100% चंदा दे दिया और ए जो है 10% दिया। अब यदि हम बात करें तो ए कितना दिया है तो 1 लाख और बी कितना दिया है तो 2000। अब यदि कोई पूछेगा आकर के कि लाइटिंग का काम किसके पैसे से हुआ है, पंडाल का काम किसके पैसे से हुआ है, प्रसाद का काम किसके पैसे से हुआ, तो जो भी कोई पूछेगा तो बताने वाला बताएगा कि ए के पैसे से। सब काम ए के पैसे से ही बताएगा। और सवाल है कि सर आपने बताया कि बी तो 100% चंदा दिया है, तो आप सब काम ए के पैसे से क्यों कह रहे हैं? इसीलिए क्योंकि ए का जो 10% है ना वो बी के 100% से भी हावी है। बी का 100% 2000 रुपया है और ए का 10% ही 1 लाख रुपया है। इसलिए ये इसकी मात्रा ज़्यादा है। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है इसका परसेंटेज ज़्यादा है, इसका परसेंटेज ज़्यादा है वो अलग बात है, लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा है। इसका 10% इसके 100% को हावी है। सेम बात हम यहाँ बात करने वाले हैं कि बैगनी मान के चलिए कि ये वाला है बी वाला और नीला जो है ए वाला है। इतना ही सीधा समझ लीजिए कि नीला की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि बैगनी का 100% लौटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश में केवल नीला ही नीला छा जाता है क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। नीला थोड़ा कम भी लौटेगा क्योंकि मात्रा इसकी इतनी ज़्यादा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है। और बैगनी 100% लौटा उसके बावजूद भी इसकी मात्रा कम होती है, इसीलिए बैगनी दिखाई नहीं देता है। अब हमें ये तो रही बात एक्सप्लेनेशन की, विधिवत समझा दे रहे हैं कि कैसे आकाश का रंग नीला होता है। यदि एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको कॉपी पर कैसे लिखेंगे थोड़ा समझ लीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि रैले के अनुसार प्रकीर्णित ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूँकि हम जानते हैं कि रैले के अनुसार प्रकीर्णित ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे आप ये इक्वेशन डालिएगा, लैम्डा बढ़ता है भिप ज्वायर। इसके बाद नीचे लिखना है कि चूँकि नीला रंग के तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है अतः इसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है और आकाश में केवल नीला रंग ही दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला होता है। ये हमारा आकाश का रंग नीला क्यों होता है उसका एक आंसर हो गया। आप इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके आप आंसर लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि उगते हुए और डूबते हुए सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। उगता हुआ और डूबता हुआ सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो बहादुर अभी जस्ट आपने देखा कि लाल रंग में लौटने की टेंडेंसी कम होती है, मतलब ये कोशिश करता है कि आगे जाए। हम पहले ही बोल चुके हैं कि लाल रंग में लौटने की टेंडेंसी कम है, इसलिए ज़्यादा दूरी तय करता है। लाल रंग जो है अधिक दूरी तय करता है, ज़्यादा दूरी तय करता है। तो उगता हुआ और डूबता हुआ सूर्य हमारी आँखों से सबसे अधिक दूरी पर होता है। उगते समय और डूबते हुए समय सूर्य जो है हमारी आंखों से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है और इतना ज़्यादा दूरी पर होता है कि सातों रंग सूर्य से निकलता है। सूर्य से तो हमेशा सातों रंग निकलता है, लेकिन चूंकि दूरी इतनी ज़्यादा है कि उतना दूर सब लोग नहीं आ पाते हैं, सब लोग रास्ते से ही लौट जाते हैं। कुछ दूर आए लौट गए, कुछ दूर आए लौट गए, लेकिन उतना अधिक दूरी केवल लाल रंग ही तय कर पाता है। इसीलिए उगता हुआ और डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है और उगते हुए और डूबते हुए सूर्य का रंग सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो खतरे का सिग्नल लाल होना भी इसी का जवाब है। जो इसका जवाब है वही जवाब इसका भी है, खतरे का सिग्नल लाल होना। चूँकि खतरे का सिग्नल खतरा यदि आगे है तो सामने वाले व्यक्ति को जितना पहले आप सावधान कर दीजिएगा उतना ही वो बेहतर व्यक्ति अपने आप को महसूस करेगा। अब मान लीजिए आगे गड्ढा है और यदि आप गड्ढे के पास पहुंचता है कोई व्यक्ति तब आप उसको सूचना देते हैं, तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सूचना देने या ना देने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो यदि आप पहले ही इंडिकेट कर देंगे जब दूरी पर रहेगा
तब आप इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ आगे खतरा है, तो व्यक्ति सावधान हो जाएगा, तो उस सिग्नल का कोई मतलब भी है। इसीलिए लाल इस्तेमाल किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति दूर से ही सावधान हो जाए, ज़्यादा दूरी पर हो तो उसको सूचना मिल जाए और सावधान हो जाए। तो लाल ही क्यों? क्योंकि लाल रंग अधिक दूरी तय करता है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि लाल रंग ज़्यादा दूरी तय करता है, इसीलिए सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा पहले ही सावधान सूचना मिल जाएगी। इसके बाद बात आती है बादल का रंग सफ़ेद होना। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आकाश का रंग नीला होना, कि नीला ही आकाश तक पहुंच पाता है लौट करके, टकरा करके जब लौटता है तो आकाश तक नीला ही पहुंचता है, इसीलिए नीला दिखाई देता है। लेकिन यदि हम बात करें कि बादल का रंग सफ़ेद होना, तो बादल का हाइट चूँकि नीचे है, बादल का हाइट यहाँ है, आकाश यहाँ था इसलिए वहाँ नीला पहुँचा तो केवल नीला दिखाई दिया, लेकिन यहाँ बादल है तो बादल तक तो सब पहुँच गया ना। बादल का हाइट इतना कम है कि वहाँ सातों लौट चुका है, वहाँ तक सातों पहुँच चुका है। आकाश का हाइट ऊपर है, आकाश यहाँ है तो यहाँ पर सब नहीं पहुँचा, लेकिन बादल का हाइट चूँकि यहाँ है तो यहाँ पर सब पहुँच चुका है, इसीलिए बादल का रंग जो है सफ़ेद दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर बादल का हाइट कम होने की वजह से वहाँ सब लोग लौट चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन हम एक पॉइंट चर्चा कर दे, एक्स्ट्रा पॉइंट है। आप देखे होंगे ठंड के मौसम में जो गाड़ी की लाइट होती है उसको पीला कर दिया जाता है। आप देखे होंगे गाड़ी का लाइट पर या तो पीला पॉलिथीन बांध दिया जाता है, या लाइट को पीला से पेंट कर दिया जाता है, या पीला लाइट ही लगाया जाता है ठंड के मौसम में, कुहासे के मौसम में। पीला क्यों? तो कुछ लोग कहते हैं कि सर ज़्यादा दूरी दिखाई देगा इसीलिए, तो पीला की जगह पर लाल लाइट लगा देते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, पीला लगा देते हैं इसलिए कि ज़्यादा दूरी तक पीला दिखाई देता है, तो पीला की जगह पर हम लाल लगाते तो और ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता ना। सोचने की बात है कि पीला आप लगाते हैं इसलिए लाइट, क्योंकि कुहासा में भी पीला आगे दूर तक जाता है, तो लाल लगाते तो और ज़्यादा दूरी तक जाता। तो लाल क्यों नहीं, पीला क्यों? तब इसका जवाब ले लीजिए कि लाल रंग केवल दूरी तय करता है, लेकिन लाल रंग में दृश्यता नहीं होती है। बात को समझिए, लाल रंग केवल दूरी तय करता है, लेकिन लाल रंग में दृश्यता नहीं होती है, मतलब स्पष्टता दिखाई नहीं देता लाल रंग से। लेकिन पीला रंग कुछ दूरी भी तय करता है और दिखाई भी देता है। अब मान लीजिए हमें पहले सूचना मिल गया लाल रंग से, दूरी तय कर दिया, दिखाई दे ही नहीं रहा था, तो ठोक ही देंगे ना, कोई फायदा क्या होगा। तो पीला रंग से फायदा, यहाँ पे अब जो हम दृश्यता के बारे में समझा रहे हैं उसको समझिए कि यदि किताब का लेटर पढ़ना है तो लाल रंग का टॉर्च जलाइए और तब लेटर पढ़िए, आप नहीं पढ़ पाइएगा। लेकिन पीला रंग से देखिएगा तो आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि लाल रंग में दृश्यता नहीं होती है, और पीला रंग दूरी भी तय करता है कुछ, और कुछ दृश्यता भी होती है। इसीलिए पीला रंग दोनों तरफ से बेनिफिट है, कुछ दूरी भी तय करता है या कुछ दृश्यता भी होती है। लेकिन लाल रंग में दृश्यता नहीं होती है, केवल दूरी तय करता है, इसीलिए हम लोग लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन टॉपिक समाप्त हुआ, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ हम लोग कह सकते हैं ऐसे ये जो किरण प्रकाशिकी चैप्टर हम लोग का चल रहा है अभी, किरण प्रकाशिकी NCERT चैप्टर नंबर 9, किरण प्रकाशिकी NCERT चैप्टर नंबर 9। तो ये चैप्टर जो है अभी तक चल रहा है हमारा। बहुत से बच्चे घबरा गए कि सर ये बहुत दिन तक चल रहा है, यह चैप्टर कब ख़त्म होगा, तो हम थोड़ा सा इसको अब यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ये किरण प्रकाशिकी हमारा समाप्त हुआ। आप लोग मेहनत कीजिएगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग अगले वीडियो में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक NCERT चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, वहाँ समझेंगे। सब लोग बहादुर है, जो लोगों को पढ़ाई में प्रॉब्लम हो, पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, हम पहले भी बोल चुके हैं, आप आरा आ जाइए। और ऑफिस में हम लोग बैठते हैं, आप ऑफिस में आकर हमसे मिल सकते हैं, ऑफिस में पूछ सकते हैं। कहीं भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, आप रोज़ आइए, हमसे रोज़ पूछ सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे मिल सकते हैं। ये यूट्यूब पर हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग अपने कोचिंग का जो मोबाइल ऐप बना हुआ है, हम सब लोग कोचिंग के मोबाइल ऐप में ही वीडियो देख पाएंगे। नोट्स टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और ऐप में भी मिल जाएगा, लेकिन वीडियो अब यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए सब लोग अपना जो कोचिंग का मोबाइल ऐप है, उस कोचिंग के ऐप को इंस्टॉल करके साइन अप कर लीजिएगा। बार बार हम बोलते हैं, हर स्टूडेंट एक ही बार साइन अप कीजिए, एक ही बार फॉर्म भरिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।